हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेल का इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है, और सेल के ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो सेल के बारे में हमने देखा कि सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है हमारे, हम कह सकते हैं कि एनिमल बॉडीज़ और प्लांट बॉडीज़ का, ठीक है। फिर जैसे हमने देखा था कि हमारा बॉडी जो है वो अल्टीमेटली सेल से बना हुआ है। हमने ये भी देखा था कि सेल से सारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से सिस्टम बनता है और सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। फिर सेल के कुछ हमने पार्ट्स ऑफ सेल में देखा था कि कुछ उसके डिफाइनेड जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में इंट्रोडक्टरी मैनर में हमने स्टडी किया था और साथ में हमने उसमें उनके फंक्शंस भी ऑब्जर्व किए थे। तो सबसे पहले हमने उसमें देखा था कि सेल मेम्ब्रेन इन द सेंस व्हाट, देन वी कैन से दैट कि इट्स अ बाउंड्री ऑफ द सेल और आउटर लेयर ऑफ द सेल व्हिच प्रोटेक्ट्स द सेल, ओके। और सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही वो अलाउ करेगा सेल के अंदर एंटर होने के लिए और बाहर आने के लिए। इसके लिए हमने ये भी एग्जांपल्स लिए थे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो उसमें आता है हमारा ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल रिएक्शन से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगेन सेल जो होगा वो अपने जो ये अपना सेल मेम्ब्रेन है उसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली कलेक्टिवली पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तो सेल को शेप देता है और साथ ही साथ में इस तरीके से सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। अब इस पूरे सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है। सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि सारे ऑर्गेनल्स जो होंगे वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। तो ये दूसरा जो उसका पार्ट था दैट वाज साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद में हमने देखा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल एंड इट इज अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल, कि वो सारे सेल के फंक्शंस जो है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। सो लाइकवाइज वी कैन से दैट कि न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल का कंट्रोलर है। साथ में हमने देखा था कि हमारे जो जीन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस कैरी करता है। इन द सेंस हमें हमारी जो हेरिडिटी होती है, इनहेरिटेंस में हमें काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिलती है या पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे कुछ हम कह सकते हैं कि अपीयरेंस जो है वो पेरेंट्स के साथ मिलते आते हैं, हमारा नेचर या तो फिर हमारी कुछ आदतें, ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती आती है। तो ये जीन्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। और ये जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ें कौन कैरी करता है, तो ये न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो कैरी करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस जो होता है वो अगेन उसका बाउंड्री अलग होता है जिसको हम न्यूक्लियो मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और उसका भी अलग से सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ये भी हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, एक छोटा सा स्फेरिकल या ओवल शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर प्रेजेंट, जो कि पावर हाउस है, जो कि क्या करता है कि सारी एनर्जी जो है वो अपने अंदर वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी जनरेट करेगा, ऑक्सीजन और फूड को मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करके अल्टीमेटली वही एनर्जी जनरेट करेगा और उसको स्टोर करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा अलग अलग चीज़ों के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, उसको पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स हमने देखे थे वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कॉमन थे। उसके बाद हमने स्पेसिफिक प्लांट सेल के कुछ ऑर्गेनल्स देखे थे जिसमें था सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है वो थिक सेल्यूलोज से बना हुआ लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जो कि सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और एनिमल सेल में सेल वॉल होता नहीं है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, उनको वहीं पे खड़े रहना है। और हम कह सकते हैं कि विंड, रेन, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, बैक करते हैं, ठीक है, या फेस करते हैं। हम कह सकते हैं कि वी पीपल आर एबल टू मूव, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे सेल के प्रोटेक्शन के लिए ये सेल वॉल लगाए जाते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं।
इसके बाद हमने इसमें देखा था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो प्लांट्स अपना फूड इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस से खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, तो क्लोरोफिल की वजह से हो सकता है, ठीक है, और जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। उसके साथ में उनके अंदर प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका स्पेसिफिक कलर होता है पिगमेंट के थ्रू हम कह सकते हैं। तो जिसमें जैसे कि ग्रीन कलर पिगमेंट है तो लीव्स वगैरह ये सारी चीज़ें ग्रीन होती है। फिर अगर हम कंसिडर करें टोमेटो है जो कि रेड है तो उसमें प्लास्टिड्स जो होंगे वो रेड पिगमेंट वाले होंगे। येलो कैप्सिकम है तो उसमें येलो। वैसे प्लास्टिड्स जो है वो उनके जो पिगमेंट्स है वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। बाद में हमने देखा वैक्यूल। तो प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में के सेल में या तो वैक्यूल नहीं होता है या तो बहुत ही छोटा सा वैक्यूल होता है। तो प्लांट्स में ये जो लार्ज वैक्यूल है वो अल्टीमेटली उनका स्टोर रूम है, वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करता है, वाटर, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी है वो वैक्यूल क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी सेल के और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो कंपैरिजन ऑलमोस्ट हमने कर दिया है कि जो 3 पॉइंट्स तो हमारे यही रहेंगे कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। फिर प्लांट सेल जो है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल उनमें होता है। एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स तो हमने देखे थे। तो देखो आपको उसका डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल अराउंड इट, एन एनिमल सेल डजंट हैव दिस। Then a photosynthetic plant cell has chloroplast in it. Other plant cells have different plastids in them. An animal cells does not have chloroplast or other plastids. ठीक है, animal cell में ऐसा होता नहीं है। Plant cell has a large vacuole and animal cell doesn't having a vacuole or doesn't having that much large vacuole. ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो कि क्या करेंगे, डिफरेंस जनरेट करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में। ओके, इसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, रिबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, काफ़ी सारे अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। इन सभी ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में स्टडी जो होगा वो आपके 9th क्लास में होगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने काफ़ी बार कहा था कि भाई ये 8th क्लास में जो आपको सेल का चैप्टर दिया है वो बहुत ही बेसिक सेल के बारे में आपको बताएगा, इंट्रोडक्शन ही देगा, हम ऐसा कह सकते हैं। डीप स्टडी जो सेल के बारे में है, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में है, और एनिमल और प्लांट सेल का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप 9th क्लास में डीपली पढ़ोगे, ठीक है। और अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स और उन सेल्स के फंक्शंस क्या है, क्यों ये टाइप्स है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ओके, सो नाउ हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के एक्टिविटीज है, जिसमें फर्स्ट है कि ऑनियन प्लांट, ठीक है, मतलब ऑनियन अल्टीमेटली एक तरीके का हमारे पास प्लांट ही हुआ। तो ऑनियन का हम क्या करेंगे, पील ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो ऑनियन होता है, ठीक है, ऑनियन को हम काटें, उसका कोई भी एक पील ले, और अंदर के पार्ट में से हम क्या करेंगे, एक एकदम पतला सा पील उसमें से निकालेंगे और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप में चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है तो उसके लिए ग्लास स्लाइड होता है। वेट अ मिनट। हाँ, तो इस तरीके का रेक्टेंगुलर ग्लास साइड होता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, वो पील जो होगा, ठीक है, जैसा भी पील हमने निकाला होगा वो पील इसके ऊपर क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑनियन पील जो होगा वो भी कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें देख पाना बहुत ही क्या हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, अलग डाई डाला जाता है, जैसे कि मिथिलीन ब्लू डाला जाए, ठीक है, या मिथाइल ऑरेंज डाला जाए, वो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, हल्की जेंटली स्प्रेड किया जाएगा। और फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कवर स्लिप, यानी कि दूसरा ऐसा ही सेम साइज का ग्लास स्लाइड रखा जाता है। और वो स्लाइड रखने में काफ़ी ध्यान रखना होता है कि कोई एयर बबल बीच में ना रह जाए, क्योंकि वो बीच में रह जाएगा तो दिखने में, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो उस तरीके से उसके ऊपर क्या किया जाएगा, दूसरा ग्लास स्लाइड यानी कि वो कवर स्लिप रखा जाएगा, ठीक है। और फिर इस पूरे हम कह सकते हैं कि स्लाइड को क्या किया जाएगा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाएगा। तो
तो जब इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो देखो आपको यहाँ पे हनीकॉम्ब जैसा ही स्ट्रक्चर फिगर में दिया गया है, वैसा ही स्ट्रक्चर क्या होगा देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर। और साथ में बीच में जो डॉट्स नजर आ रहे हैं वो डॉट्स जो है वो क्या है आपके न्यूक्लियस है, ठीक है। और फ्लूइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको नजर आएगा दैट विल बी द साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहेंगे साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा वो ऑनियन पील होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑनियन का पील लेना, पील इन द सेंस जो बाहर का ड्राई लेयर होता है वो नहीं लेना होता है, वो ड्राई लेयर को हटा देने के बाद ऑनियन काट के, ठीक है, उसका कोई भी एक आप पार्ट ले लो और उसमें से हल्का सा क्या किया जाता है वो रिमूव किया जाता है, पील जो होता है वो उसको एक फोक के थ्रू रिमूव किया जाता है, एकदम सर्जिकल फोक आता है थोड़ा सा ही, तो उससे क्या किया जाएगा रिमूव किया जाएगा और फिर स्लाइड के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो लाइकवाइज ये एक्टिविटी परफॉर्म हो सकता है। हाँ, आप चाहो तो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। द थिंग इज दैट कि यू मस्ट हैव माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसके चांसेस कम है, वो आपकी जनरली स्कूल के बाहर लैब में होता है और इसके प्रिपेयर्ड स्लाइड्स भी आते ही हैं, ठीक है, कि जो पहले से प्रिपेयर किए गए होते हैं, ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो या फिर आप इस तरीके से बना भी सकते हो, ठीक है। तो लाइकवाइज यू कैन ऑब्जर्व प्लांट सेल, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो प्लांट सेल ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट एक्टिविटी दैट ऑब्जर्विंग प्लांट सेल बाय ऑनियन पील, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑब्जर्विंग एनिमल सेल बाय चिक सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि एक हम कह सकते हैं टूथपिक जैसी चीज ली जाएगी, ठीक है, और उससे क्या किया जाएगा उसको हल्के से जेंटली क्या किया जाएगा हमारे चिक्स के अंदर इनर वॉल्स पे क्या किया जाएगा उसको स्लाइड किया जाएगा। तो उसके ऊपर काफी सारे हमारे चिक सेल्स आ जाएंगे, उसको इसी तरीके से स्लाइड के ऊपर रखा जाएगा जेंटली, ठीक है। अगेन ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसके अंदर अगेन डाई डाला जाएगा, यानी कि मिथिलीन ब्लू या मिथाइल ऑरेंज कोई भी डाई हम डाल सकते हैं उसके अंदर। और वो डालने के बाद अगेन कवर स्लिप से हम उसको कवर करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। और उस स्लाइड को हम क्या करेंगे माइक्रोस्कोप के लेंसेज के नीचे प्लेस करेंगे उसको, ठीक है। और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें चिक सेल्स नजर आएंगे। चिक सेल्स में भी आप लोग न्यूक्लियस देख पाओगे उसका, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर दिखेगा न्यूक्लियस, और जो बाकी के सराउंडिंग में हमें जो फ्लूइड टाइप ऑफ चीज दिखेगी दैट विल बी द साइटोप्लाज्म। दोनों की फिगर्स में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो जो हमने न्यूक्लियस के टाइम पे डिस्कस किया था कि जनरली एनिमल सेल्स में क्या होता है न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पार्ट में होता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वॉल्स के साथ एज पे होता है। तो आप देख सकते हो कि ऑनियन पिल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पार्ट में नहीं है, वो एज के साथ चिपका हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पार्ट में है। दूसरी चीज आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि इसके अंदर थिक सेल वॉल प्रेजेंट है, आप देख सकते हो इजीली, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसके सेल्स को, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज से या सेल वॉल से। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसी कोई वॉल्स नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं और उस सेल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड सेल्स होते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये था हमारा ह्यूमन चिक सेल इन द सेंस एनिमल सेल, और ऑनियन पिल यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल। तो इस तरीके के दोनों एक्टिविटीज है, ठीक है, जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं लैब में और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके का प्लांट सेल और एनिमल सेल का अपीयरेंस होता है, और अपीयरेंस के साथ साथ में हम कह सकते हैं कि हमें एक एक्सपीरियंस मिले कि भाई हाँ इस तरीके का सेल होता है। हालांकि इसके और सारे ऑर्गेनल्स और सब सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे पास मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप होना चाहिए जिससे हम चीज़ें अच्छे से देख सकें, ठीक है। अदरवाइज इतनी चीज़ें हम इन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो है वो एक टैक्स है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स,
ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे किया गया है, ठीक है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें रियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है दे डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ वी कैन से दैट डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, उनके पास उनके बॉडी के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने न्यूक्लियस को सेपरेटली लोकेट किया गया है एनिमल सेल में। पेज नंबर 2 में आप देख सकते हो कि एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जो है उसको पूरा अच्छे से डिफाइन किया गया है, सेपरेट किया गया है या सेपरेट शो किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑब्जर्व करें तो उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से दैट नो रियल nucleus, okay, and here we can say that of course real nucleus will be there, okay। तो यहाँ पे रियल न्यूक्लियस जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज नहीं होगी, और न्यूक्लियस के भी सारे ऑर्गेनल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो वैसे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, और वैसे सेल्स को क्या कहा जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स। वैसे सेल्स को कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और जिनमें रियल न्यूक्लियस जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। सारे न्यूक्लियस के ऑर्गेनल्स जो होंगे दैट विल बी स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, ठीक है। तो कुछ जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, या तो फिर उनमें हम कह सकते हैं कि इस तरीके का कोई डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक उनका सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा नहीं और न्यूक्लियस डिफाइन होगा नहीं या प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के या अलग अलग फॉर्म में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का डेफिनेशन दिया है। देखो मैं वन बाय वन एक एक बताऊँ आपको। द सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस में ही सारे न्यूक्लियस के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे, ठीक है। फिर एक और था इसके अंदर, शायद पीछे है, हाँ, द सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स whose cells do not possess a nucleus bound by a nuclear membrane are called प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर बाउंडेड न्यूक्लियस होता नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उनको क्या कहा जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो उसका कंप्लीटली उल्टा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यानी कि यूकैरियोट्स जो होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स की जो यूकैरियोटिक सेल पोजेस करते हैं। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके जो अगर हम सेल्स ऑब्जर्व करें तो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेपरेटेड होता है, उनका न्यूक्लियोलस होता है डिफरेंट, उनका हम कह सकते हैं कि स्पेशल बाउंड्री होता है जो कि उसको साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट करता है। प्रोकैरियोट में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो होगा वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में, या कि न्यूक्लियस के ऑर्गेनल्स जो होंगे वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल, और वो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसके अंदर होगा जो कि उसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वी कैन से दैट यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। देन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनकी डेफिनेशंस में यही चीज है, द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, या तो फिर द ऑर्गेनिजम्स whose cell possess a nucleus bound by a nuclear membrane are called eukaryotes, ठीक है। कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, या तो फिर जिसके जिसका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या हो, बाउंडेड हो, तो उसको क्या कहा जाता है, हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स कहा जाता है या यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। सो ये हमने चीज़ें इस चैप्टर के अंदर अब तक देख ली, ठीक है। सेल के बारे में हमने समझा, और सेल के साथ साथ सेल के कुछ कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं उन ऑर्गेनल्स के फंक्शंस वगैरह हमने ऑब्जर्व किए, ठीक है। और फंक्शंस के साथ साथ में हमने ये क्लासिफिकेशन देखा, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे हम इसके अंदर देखने जाएंगे कि वैरायटी, ठीक है, सेल्स के अंदर वैरायटी किस तरीके से आता है। तो हम कह सकते हैं कि यह उनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए वो सेल नंबर, सेल शेप and cell size। हाँ, इस तरीके से वी कैन से दैट कि ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, इनमें सेल्स के अंदर इन तरीके की वैरायटी देखने को मिलती है। सेल नंबर में वैरायटी, सेल शेप में वैरायटी और सेल साइज में वैरायटी, ठीक है। तो सेल नंबर जो होता है, तो सेल नंबर में किस तरीके का वैरायटी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके बॉडी के अंदर सिंगल सेल, एक ही सेल प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इफ यू रिमेंबर तो शायद हमने सेकेंड चैप्टर में ये चीज पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सेकेंड ही था, लेट मी सी, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, उसी में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है तो वो यूनिसेल्युलर होते हैं, अमीबा यूनिसेल्युलर है। तो यूनिसेल्युलर इन द सेंस कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनके बॉडी के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। तो सामने जिनमें नंबर ऑफ सेल्स काफी ज्यादा हो, ठीक है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कि जिनके बॉडी के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि उनके अंदर काफी नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर या डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स के बॉडी के अंदर क्या होगा कि अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे मसल्स सेल अलग होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, काफी सारे अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है, ठीक है। और एक ही मिनट, हाँ बेटा, हाँ ओके। सो वी वर डिस्कसिंग वैरायटी इन सेल नंबर, कि ये जो हम कह सकते हैं कि सेल्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वापस आ गया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो दैट आर नोन एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उनके एग्जांपल्स में अमीबा है, ठीक है, फिर पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लैमिडोमोनास है, बैक्टीरियाज है। तो ये सारे क्या होते हैं, सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उनके बॉडी के अंदर एक ही सेल जो होता है वही सारे टास्क परफॉर्म करता है, मतलब फूड कंजम्पशन, फूड डाइजेशन, ठीक है, एनर्जी जनरेशन, ग्रोथ, फिर वहां से लेके रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, सारे टास्क एक ही सेल करता है परफॉर्म, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और हमारा अलग अलग सिस्टम्स भी होते हैं। तो दिस आर द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो है दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल नंबर। देन नेक्स्ट इज सेल शेप, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एनिमल सेल्स पे बात करें तो एनिमल्स का जो मसल सेल होता है उसका शेप स्पिंडल शेप होता है, ठीक है।
और अगर हम नर्व सेल बात करें तो नर्व सेल काफी लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो मैसेजेस का हम कह सकते हैं कि क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं बिटवीन ऑर्गन्स टू ब्रेन, वी कैन से दैट कि ऑर्गन और ब्रेन के बीच में जो ये मैसेजेस जाते हैं ये नर्व सेल के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग हमारे ऑर्गन्स के लिए अलग अलग तरीके के हमारे नर्व्स होते हैं, जैसे कि हमारे ईयर्स जो होते हैं तो वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू क्या होते हैं, ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे ईयर्स जो भी चीज़ सुनते हैं ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ पे जाएगा, हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ब्रेन पे जाएगा, और ब्रेन उस हिसाब से उस चीज़ को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा या रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। सेम वे अगर हम देखें तो हमारा आई है, ठीक है, तो आई भी क्या ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब हम ह्यूमन आई वाला चैप्टर देखेंगे, मतलब लाइट चैप्टर देखेंगे, तो उसमें ह्यूमन आई वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा हमें कि हम जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो लेंस के थ्रू वो उन सभी चीज़ों का जो हमारा इमेज बनता है रेटिना पे वो उल्टा इमेज बनता है। लेकिन जब ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ये सारा इमेज जो ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन उसको क्या कर देता है, सुलटा देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये जो नर्व सेल है वो क्या करते हैं, इस तरीके का कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स का ब्रेन के साथ में। तो ये हमेशा क्या होता है, हम कह सकते हैं कि उनका लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके ये मैसेज सेंसिंग के लिए जो हम कह सकते हैं कि उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उनका शेप पूरा अलग होता है, हम कह सकते हैं कि, ठीक है। सामने अगर हम देखने जाए तो जैसे कि मसल सेल है तो वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, फिर रेड ब्लड सेल्स आपने देखे हैं कि वो अलग शेप के होते हैं। तो अलग अलग सेल्स के अपने अपने फंक्शंस के बेसिस पे क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के शेप होते हैं, ठीक है। तो वो हम सेल शेप के रिगार्डिंग हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन दैट इज द सेल साइज, कि सारे के सारे जो सेल्स होते हैं उनका साइज सेम नहीं होता है, हर एक अलग अलग साइज का सेल होता है। अगेन ये भी उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि ऑलमोस्ट सारे सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको हम डायरेक्टली या नेकेड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करने के लिए या देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ सेल्स जो है उनको हम नेकेड आइज से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसे कि एग सेल, अंडा, एग, वो भी क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। उसमें पहले एक ही सेल होता है, बाद में सेल डिवीजन से ग्रेजुअली उसके अंदर पूरा बॉडी बनता है, जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म का एग है वो उसका, ठीक है। अदरवाइज जब इनिशियली वो एग होता है तो वो एग यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल होता है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए पूरे एग को क्या कहा जाता है, एक सेल कहा जाता है, तो उसको हम नेकेड आइज से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट सेल जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, ऑस्ट्रिच का एग, दैट इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सबसे बड़ा सेल वो होता है, और छोटे सेल तो काफी सारे माइक्रोस्कोपिक हमारे पास है ही, जिनके एग्जांपल्स हमने देखे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन के साथ यहाँ पे अपना ये सेल चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। सो जैसे हमने ऑलमोस्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में एक रिवीजन तो देख ही लिया था लास्ट लेक्चर का, कि सेल के बारे में पढ़ा, सेल के ऑर्गेनल्स, उनके फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एक्टिविटीज, ऑनियन पिल एंड चिक सेल, prokaryotic cells, no, we can say that well defined nucleus, eukaryotic cells, well defined nucleus, and then classification based on the we can say that variety in cell number, in variety in cell shape and variety in cell size। इतना ही इस चैप्टर के अंदर है जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग चैप्टर के साथ, ठीक है। टेक केयर, सी यू सून।